दोस्तों, अगर आपने मेरी कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बात की थी अलग अलग क्वाड्रेंट्स के बारे में और ये भी बताया था कि क्यों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। पर हमने ये तो जाना ही नहीं कि जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन्हें ऐसा क्या पता है? क्या इनके पास सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है या फिर इन्हें कुछ और भी पता है? इसे समझने के लिए चलते हैं ऑथर के बचपन में। रॉबर्ट जब महज 5 साल के थे तो उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था सर्जरी के लिए, क्योंकि उनके ईयर्स में सीरियस इन्फेक्शन था। ऑल्दो ये काफी डरावना एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल बेड पर रिकवर कर रहे थे तो उनके छोटे भाई, पिताजी और दोनों बहनों को बहुत मुश्किल समय से गुजरना पड़ रहा था। और यहाँ तक तो ठीक था, फिर मुश्किलें और बढ़ने लगी। उसी साल एक दिन गैराज में काम करते हुए उनके छोटे भाई सीढ़ियों से गिर गए थे और उन्हें सीरियस इंजरी हो गई। फिर जो उनकी सबसे छोटी बहन थी उसे भी स्किन डिसऑर्डर हो गया था, यानी एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ पड़ी थी और अकेले रॉबर्ट के डैड के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बुरी हेल्थ के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी थी और ऐसे में लगातार मेडिकल बिल्स आ रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे वो मेडिकल डेट में चले गए। उस वक्त ऑथर के डैड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, उनके पास बैचलर्स डिग्री थी और वो कॉलेज प्रोफेसर बनने के बारे में सोच रहे थे। बट 6 लोगों का परिवार, एक लोन और बढ़ते मेडिकल बिल्स देख के उन्होंने एक स्कूल में असिस्टेंट की जॉब ले ली। ऑल्दो बाद में उन्होंने डॉक्टरेट भी की, बट जो कॉलेज प्रोफेसर बनने का सपना उन्होंने देखा था वो अधूरा ही रह गया। ऐसे ही असिस्टेंट से वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर गए, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने और दैट्स इट। 50 की उम्र में वो एकदम अनएम्प्लॉयड हो गए। उसी साल ऑथर की मॉम की भी वीक हार्ट की वजह से डेथ हो गई। अब एक बार फिर से ऐसा टाइम आया जब पैसे की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, तो रॉबर्ट के डैड ने डिसाइड किया कि वो अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स निकालेंगे। फिर क्या, उन्होंने सेविंग्स विड्रॉ की और एक आइसक्रीम फ्रेंचाइजी में सारे पैसे लगा दिए। और ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज तो थी नहीं, नतीजा सारे पैसे गवा दिए। अब बिना जॉब, बिना सेविंग्स के वो बहुत दुख के साथ अपनी बची हुई लाइफ स्पेंड कर रहे थे। फिर क्या था, 72 की एज में उन्हें कैंसर हो गया था और वो इस दुख के साथ गए कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाया। उनके जाने के बाद रॉबर्ट अपने दोस्त के डैड यानी रिच डैड को ही अपना सब कुछ मानते थे। तो रॉबर्ट ने एक दिन उनसे पूछा कि आप में और मेरे रियल डैड में ऐसा कौन सा बड़ा डिफरेंस है जो आपने कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखे और मेरे डैड कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए। रिच डैड ने कहा, इसका रीजन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिकली बताऊं तो फाइनेंशियल IQ। दोनों में फर्क क्या है वो समझ लो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको पैसे बनाना सिखाती है और फाइनेंशियल IQ पैसे बढ़ाना। और यही वो चीज है जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, जो सिर्फ बी और आई क्वाड्रेंट के लोग जानते हैं और अब आप भी जानोगे। शुरू करें? चलो फिर। फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग योर मनी। रिच डैड कहते हैं कि पैसे को दूसरों से बचाना बहुत जरूरी है। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ आपकी पॉकेट से पैसा निकालना चाहते हैं ताकि उनका फायदा हो जाए। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग हैं जो स्मार्ट और पावरफुल हैं, और अगर वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो वो कैसे भी करके आपकी पॉकेट तक पहुंच ही जाएंगे। बट अगर आप स्मार्ट हो, आपकी फाइनेंशियल IQ अच्छी है, तो फिर आप सेफ हो। इसे ऐसे समझते हैं, मानो 3 लोग हैं, तीनों की ईयरली इनकम है 10 लाख। अब पहले वाला आदमी जो है उसकी आफ्टर टैक्स इनकम है 5 लाख, दूसरा वाला जो है उसकी टैक्स देने के बाद इनकम है 8.5 लाख, और जो तीसरे वाला है उसकी आफ्टर टैक्स इनकम है 10 लाख, यानी उसने 0 टैक्स दिया। अब ये जो तीसरे वाला आदमी है जिसने सबसे कम टैक्स दिया, इसी के पास हाईएस्ट फाइनेंशियल IQ है। वो ये भी कहते हैं कि जिन भी लोगों पर हम ट्रस्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, या जो हमें लगता है कि हमारी तरफ है, वही हमारी पॉकेट्स के ज्यादा नजदीक होते हैं। लाइक ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स, बिजनेसेस। हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं इनकम पर, इन्वेस्टमेंट्स पर, होम्स, कार्स, क्लोथिंग, ट्रैवल, एजुकेशन और पता नहीं किस किस चीज पर। हर चीज पर टैक्स पे किया जा रहा है और हमें लगता है कि सिर्फ ज्यादा टैक्स पे करने से सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को प्रॉब्लम पर पैसा फेंकना आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता। इसीलिए प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती है, पर टैक्सेस हर साल बढ़ जाते हैं। और ये जो हर साल टैक्सेस कंपाउंड हो रहे हैं, यही बड़ा कारण बनता है गरीब को और गरीब बनाने में। देखो, रिच डैड टैक्सेस के अगेंस्ट नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं कि आपको अगर फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना है तो लीगली टैक्स को बचाना पड़ेगा। अब जो थोड़े बहुत सोशलिस्ट लोग हैं वो शायद ये कहे कि टैक्सेस देना अच्छी बात है, हम तो टैक्स देंगे। तो इस पर एक छोटी सी स्टोरी है जिससे हम श्योर सभी लोग रिलेट करेंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार कुछ सोशलिस्ट एक किसान के पास जाते हैं उसे समाज सेवा के बारे में बताने के लिए। किसान कहता है, हाँ बताओ। तो वो उसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक गाय है और आप उसका दूध गांव वालों में बांटो तो इसे कहते हैं धन को बांटना। किसान ने कहा, अच्छी बात है, बिल्कुल बांटना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक भेड़ है तो सबको उसकी वूल यानी ऊन बांटनी चाहिए। किसान ने कहा, हाँ जरूर बांटनी चाहिए। उन्हें लगा किसान तो बहुत जल्दी समझ गया,
फिर उन्होंने किसान से कहा कि मानो अगर आपके पास एक मुर्गी है तो आपको बाकी गांव वालों को उसके अंडे बांटने चाहिए। किसान ने कहा चले जाओ यहाँ से, दिमाग खराब है क्या? सोशलिस्ट लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा जब आपको दूध और ऊन बांटने में कोई हर्ज नहीं है तो अंडे बांटने में क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा क्योंकि गाय और भेड़ मेरे पास है नहीं पर मुर्गी है। कहने का मतलब हर कोई धन बांटने को राजी है जब तक कि वो किसी और का है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स रन करती है क्योंकि वो आपका पैसा है, उनका नहीं। इसीलिए जितना हो सके लीगली टैक्स बचाने के बारे में सोचो। सेकंड है इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में सबसे बड़ा एसेट पता क्या है? इंफॉर्मेशन। पहले के टाइम में अमीर होने के लिए लैंड, फैक्ट्रीज, ऑयल, गोल्ड ये सब होना जरूरी था, बट अब सिर्फ इंफॉर्मेशन से आप रिच बन सकते हैं। देखो उन एंटरप्रेन्योर्स को जो थोड़े से पैसे, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की मदद से बिलियनियर्स बन गए हैं। बट जहां इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए एसेट का काम कर रही है, वहीं ये कुछ लोगों के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज पुअर इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पुअर पीपल। रीजन बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास मिसलीडिंग और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। बहुत लोग आज भी 20 साल पहले की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। अभी भी हाई पेइंग जॉब्स के लिए लोग डिग्रीज पर रिलाई करते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि एआई की वजह से डिग्री और जॉब दोनों खतरे में है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम इंफॉर्मेशन एज तक पहुंचे कैसे हैं। सबसे पहले द हंटर गैदरर एज। एक टाइम था जब हम ह्यूमंस को सिर्फ खाना ढूंढना था और सरवाइव करना था, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। कोई अपर क्लास या लोअर क्लास नहीं थी, सारे ही पुअर थे। फिर आया द एग्रेरियन एज। इस एज में ह्यूमंस ने सीखा कि बीज कैसे बोने हैं, दूध कैसे निकालना है, राशन कैसे स्टोर करना है, ये सब। ये वो टाइम था जब लोगों ने राजाओं को टैक्स यानी लगान देना शुरू किया था, जिससे सोसाइटी दो ग्रुप्स में बटी, अमीर और गरीब। फिर आया द इंडस्ट्रियल एज। ये वो टाइम था जब ट्रेड रूट्स बने, इंडस्ट्री सेटअप हुई, लोगों ने ऑयल, सिल्क, कॉपर, रबर इन सब का बिजनेस करना शुरू किया और यही तरीका था वेल्दी होने का। हेनरी फोर्ड ने इसी समय फोर्ड मोटर्स को बिल्ड किया था। कुछ लोगों ने फिर इन इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया और उस समय एक नई क्लास पैदा हुई, मिडिल क्लास। यानी अब सोसाइटी में 3 ग्रुप्स बन चुके थे, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। इसके बाद अब हम आ चुके हैं इंफॉर्मेशन एज में, एक ऐसा टाइम जहां इंफॉर्मेशन ही वेल्थ तक पहुंचा सकती है। कोई इंडस्ट्रीज, लैंड, ऑयल, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये पूरी ह्यूमैनिटी में पहली बार एक ऐसा टाइम आया है जहां सभी के सभी अमीर बन सकते हैं। और इसी वजह से अब एक और क्लास ऐड हो गई है, पुअर, मिडिल क्लास, रिच एंड सुपर रिच। बिल गेट्स इन्हीं सुपर रिच लोगों में से ही एक है। तो इस पॉइंट का सार यही है कि पुअर लोग आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ जीते हैं और रिच लोग अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। थर्ड है इंटेग्रिटी ऑफ मनी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर पता कर लेनी चाहिए और 4 चीजों से इसे पता किया जा सकता है। फर्स्ट है नीश। वो कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट चुनो जो लोगों के लाइफस्टाइल का पार्ट हो, जो अच्छे बुरे हर समय पैसा बना के दे, लाइक कोका कोला। उन्होंने कोका कोला में इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि लोगों के पास अगर बेटर ऑप्शन होंगे तब भी वो आउट ऑफ हैबिट इसी शुगर ड्रिंक को कंज्यूम करेंगे। सेकंड है लेवरेज। ये वो चीज है जो छोटे बिजनेसेस को बड़े बिजनेसेस से अलग करती है। सपोज मैं एक डॉक्टर हूं तो अब मैं उतने ही पेशेंट्स का इलाज कर सकता हूं जितने मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं। बट अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दूं जो बिना मेरी मौजूदगी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो अब ये प्रोडक्ट मेरे लिए लेवरेज का काम करके मुझे पैसा बना के दे सकता है। थर्ड है एक्सपेंडेबिलिटी। अब प्रोडक्ट बनने के बाद भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है, यानी उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। कोका कोला की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंडेबल है क्योंकि हर जगह लोग शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करना पसंद करते हैं। फोर्थ है प्रेडिक्टेबिलिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में वही बिजनेस सर्वाइव करते हैं जिनका रेवेन्यू प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो कहते हैं चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, बिजनेस में कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए और जिसमें ये चारों चीजें होती है वही बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक फाइनेंशियल आईक्यू से बताई है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।